नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट रविंद्र शर्मा, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के और सहाफी भी है। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आप एक टाल क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप परास्त करेंगे और इंडिया ब्लॉक बना करके आपने उनको चुनौती दी है। 543 सीटें हैं पार्लियामेंट की और आधे से ज्यादा भी उम्मीदवार आप तय नहीं कर पा रहे कि आप कांग्रेस अपने लेवल पे उतार पाएगी। तो फिर संशय हो जाता है आवाम को कि कैसे कांग्रेस ये क्लेम करती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि फेज बाय चुनाव है जी, और जो कोई फेज में ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा नहीं हो रहा। एक फेज में हमने फॉर्म भर लिए जी, और दूसरा फेज आज से शुरू हुआ। जी, तो रणनीति के मुताबिक कहीं खिंचातानी भी हो सकती है, कहीं कंपटीशन भी हो सकते हैं। मैं किसी चीज़ को लड़ाई नहीं करता, जी, ये होता है राजनीति में चुनाव के वक्त। लेकिन यह है कि आपको सारे प्रत्याशी नजर आएंगे। इतने बड़े दल हैं जो सत्ता के लिए इकट्ठे नहीं हुए। जो एनडीए के साथ है वो सत्ता के दारी हिस्सेदार है जी। लेकिन जो हमारे साथ हैं वो जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जो लोग हैं, हालांकि दबाव और प्रेशर के बावजूद वो आपस में समझौता हो रहा है। कहीं ना कहीं ज़रूर परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि लोगों का माहौल, लोग इस वक्त बदलाव चाहते हैं। इंडिया शाइनिंग की तरह आपको नजर आएगा। आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि लोग बदलाव चाहते हैं। इसलिए हम जब ये कहते हैं तो इंडिया गठबंधन के जो हिस्सेदार है वो भी, और वो तमाम दल जो इस वक्त किसी के हिस्सेदार नहीं है, वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगे जी, चुनाव के बाद। जी, और चुनाव के बाद कई लोग उनसे भी भाग जाएंगे। जी। इसलिए सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। चलिए, किसी भी संघर्ष के लिए ये एक संघर्ष है, राजनीतिक लड़ाई है। सेनापति का होना बड़ा अनिवार्य होता है, वही सेना जीतती है जिसका एक सेनापति तय किया होता है। लेकिन आपका अभी तक कोई सेनापति तय नहीं कर पाए, कोई फेस नहीं है जो फेस। इतिहास बताता है कि कई बार ऐसे सरकारें आई जी, जिनके सेनापति बाद में तय होते रहे। जी, और जनता पार्टी का भी तजर्बा हुआ। उस वक्त भी सेनापति नहीं था। जी, सेना उस वक्त भी बदलाव हुआ ना, हम आ रहे थे, जनता पार्टी बनी, फिर वक्त के बाद 2-2.5 साल में तीन प्रधानमंत्री बने। जी। लेकिन यह है कि ये जरूरी नहीं कि आप तय करके चलो। हम पार्टी के नाम पे वोट मांगते हैं, वो एक आदमी के, विशेष आदमी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वहाँ तो दूसरा कोई नजर ही नहीं आता जी। जो देखेगा गडकरी जी की तरह, तो उसका हाल क्या होगा आपको नजर आता है। जी, गडकरी को तो टिकट दे दी उन्होंने। टिकट तो मिली, नागपुर से टिकट कौन काटेगा। जी। लेकिन वैसे हम देखते हैं कि वहां तो दूसरा आदमी खास नहीं कर सकता जी, लेकिन यहाँ कोई भी हो सकता है। जब इंडिया ब्लॉक है तो हमने इसलिए तय नहीं किया कि वो जब एमपी चुन के आएंगे तय हो जाएगा, उसमें क्या संशय जी। है। हमारा विरोध उनकी नीतियों पे है। जो घोटाले नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है, वो स्पष्ट हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद कि सरकारी घोटाला है। आप तो शायद एक कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट, उनके पति देव ने भी ये कहा कि ये हिंदुस्तान का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के। इसलिए मुद्दा घुमाने के प्रयास किया जाता है, कभी केजरीवाल जी को अंदर करके उधर से हटाया जाए। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत बड़ा इशू है जी, कि सरकार जो है ऐसी नीति बनाती है और सरकार और सरकारी पार्टी उसका लाभ लेती है जी। जो लोग घोटालों में थे, जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांचें थी, उनसे पैसे लिए गए। भाजपा उस चीज़ का जवाब दे दे कि जो आए थे रिश्वतखोरी खत्म करने, दूसरों को भ्रष्ट करने, दूसरों को भ्रष्ट करार करके सबको अंदर जेलों में डालने, चुनाव के बीच में 2-3 मुख्यमंत्री जेलों में डाल दिए कि वो चुनाव न लड़वा सकें। खुद कितने स्पष्ट हो, आपकी अपनी भूमिका नजर आ गई। आपने सरकारी कानून बना करके एक प्रयास किया और फिर उन लोगों पे जिनके खिलाफ 35 कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, दवाइयां बनाने वाली, जिनसे 17 कंपनियों के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो जाली दवाइयां या घटिया दवाइयां बनाने के इल्ज़ाम में आप जांच कर रहे थे। और 35 में से 17 कंपनियां वो जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके चंदा दे दिया। रविंद्र जी, तो चंदा दे के धंधा लेना, धंधा लेके चंदा देना, ये वसूली करना, ये सरकार ने सिखाया है। आप भी हिस्सेदार हैं। 1324 करोड़ आपको भी मिला है। हमने छापा तो नहीं डलवाया। हमारे पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। इस वक्त हम उनको फंसा तो नहीं सकते, बचा तो नहीं सकते। अगर किसी ने दिया है, कई पूंजीपति जो है वो सरकार को ज्यादा देते, थोड़ा सा दूसरों को भी देते, वो अलग बात है।
लेकिन हमने डरा के, धमका के, दबा के, परेशान करके पैसा नहीं लिया, या किसी को ठेका दे करके पैसा नहीं ले सकते। आज हम ठेका नहीं दे सकते 10 साल से। जी। कई लोगों के सबूत आ रहे हैं, उसका जवाब देना चाहिए एक एक पॉइंट का प्रधानमंत्री जी को कि ये कैसे हुआ कि इसी कंपनी से पैसा आया, उसको चौथे दिन ठेका मिल गया हजारों करोड़ का, या इसको ठेका मिला और इसी ने पैसे हमको दिए। वो सरकार को ही दे रहे ना। अगर किसी ने हमें दिया होगा तो हमसे कोई लाभ तो अब नहीं लिया जी। इसलिए सरकार अगर ये कानून बनाए, सरकार उसकी जो है सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि लाभ लेने वाली हो, तो सत्ता लोग समझते हैं जी। और सारे लोग तो दाएं बाएं। रविंद्र जी, पहली मर्तबा 2014 में भी हमने कांग्रेस को देखा, एक उत्साह था, 2019 में भी उत्साह था, 2024 में असहाय सी लग रही है, सरेंडर मोड में कांग्रेस साफ दिख रही है। उद्धव ठाकरे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अखिलेश अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, बिहार में अपनी मनमर्जी हो रही है और कांग्रेस थोड़ी असहाय है। बिल्कुल ऐसा है नहीं, थोड़ा कांग्रेस बड़े जोर से, आप में कॉन्फिडेंस है, पूरे रविंद्र शर्मा में कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके लगता है कि कुछ भी जो 10,500 किलोमीटर जिन्होंने भ्रमण किया, लाखों कार्यकर्ता, जनता, करोड़ों देशवासी, वो बड़े जोर से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैंने आपको कहा 30 राजनीति, यहाँ 3 चलाना मुश्किल होता है, घर चलाना मुश्किल होता है, उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ तो नहीं गए ना जी। कई सीट का, एक 4 सीट चाहता है, कोई 2 सीट चाहता है, सीट 5 ही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें टकराव हो सकता है। लेकिन इतने बड़े दल और कुछ और भी दल हैं जो हमारे पार्ट नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ है जी। जो सीट भी जीतेंगे वो हमारे हिस्से की होगी, इंडिया ब्लॉक की होगी। इंडिया ब्लॉक चुनाव से पहले भी और बाद भी होगा, और इसलिए बड़े दमखम से हम चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव भी हो सकता है इस तरह का। जमहूरियत के ऊपर संकट है, और संकट उनमें से है कि अगर आपको रशिया जैसा चुनाव चाहिए, जहाँ एक ही पार्टी को वोट मिले, चाइना जैसा चाहिए, या हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत चाहिए, ठीक है। इसलिए लोगों को हम बता रहे हैं कि असली मुद्दा ये है कि देश की जमहूरियत को बचाना है जी। जो दूसरों को भ्रष्ट और सबके पीछे ईडी लगाई हुई, आज कोई बचा ही नहीं, ठीक है। रविंद्र शर्मा के अलावा रविंद्र शर्मा जी को कोई धमकी नहीं आती, कोई फोन टैप नहीं होते रविंद्र शर्मा जी उसमें मेरी बेइज्जती करते हो आप। उसके बाद अब क्या हमारे पास क्या करेंगे, लेकिन जो बड़े लोग रहे हैं, मैं कहता हूं कि चुनाव तो आप भी लड़ते हो भाई। आपके 5 स्टार होटल तो गांव में बने हुए देखे हमने, जो दफ्तर बनाए भाजपा ने, कहां से आ गए? मतलब इतने अमीर हो गए 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उन्होंने चंदों से 5 स्टार होटल खड़े कर लिए। और हमारा जम्मू का हेडक्वार्टर जो है वो कस्टोडियन की बिल्डिंग में पुरानी में है। कांग्रेस पार्टी जो है जिक्र करता हूं कि आप अपने पूर्व मंत्रियों के मकान देखिए, ताजमहल से बड़े बड़े हैं वो उन्होंने पार्टी को कुछ नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को दिया। नहीं, वो सबूत करे ना, उनको जेल में डालें, हमने कब मना किया। लेकिन जो अपने मंत्री हैं इनके, उनके बंगलों भी देख लो, वो तो बड़े जल्दी से अमीर हो गए। और कई लोग 18-18, 20 से 30 साल हमारे विधायक रहे, मंत्री रहे, MLA रहे, तनख्वाह भी मिलती है, और भी कारोबारी हैं। सारे लोग मेरी तरह थोड़े कि यही कारोबार करते हैं आपकी तरह, मगर व्यापार भी है, बिजनेस भी। हर आदमी भ्रष्टाचार से मकान नहीं बनाता, लेकिन अपना भी पहले घर सामने साफ करके आना चाहिए, बताना चाहिए, फिर दूसरों पे उंगली खड़ी करनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों पर इल्जाम मीडिया में लगते रहे कि इन्हीं जमीनें ले ली, किसी ने कोठियां बना ली, वो उसका तो कभी कोई जांच नहीं हुई। कोई CBI, ED, इनकम टैक्स तो गारंटी है मोदी जी की कि जो मेरी पार्टी में आएगा उसके खिलाफ थानेदार भी नजर उठा के नहीं देखेगा, जो दूसरी तरफ जाएगा उसके खिलाफ तीसरे दिन ED पहुंच जाती है। तो हम कहते हैं इस देश में एक पैमाना होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ कि हमारा अगर कोई आदमी गलत तरीके से संपत्ति बनाई है तो किसने रोका है? इनको 10 साल में इन्होंने बख्शा नहीं। अगर रोका होगा तो इन्होंने रोका होगा, लेकिन मैं कहता हूँ करिए जांच, लेकिन अपनी भी जांच। लेकिन आपके लब्बो लबाब से पता चल रहा है कि आप कल्पना कर रहे हैं फ्रैक्चर मैंडेट आ सकता है, तो उसमें फिर चेहरा बनाने के लिए पर्ची डाली जाएगी। चलो शुक्र है आप फ्रैक्चर मैंडेट पे पहुंच गए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसी से हमारी आपकी बातों से लग रहा है, आप समझ गए कि इस तक तो पहुंच गया। अभी चुनाव का पहला चरण शुरू हुआ है, आखिरी चरण तक आप पहुंच जाएंगे और आप मुझे पूछेंगे कि अब आपका प्रधानमंत्री कौन है, उस वक्त ये जवाब दूंगा। लेकिन आप स्पष्ट हो जाएगा कि बहुमत इंडिया ब्लॉक का आएगा, और इंडिया ब्लॉक के साथ जो इंडिया ब्लॉक है, सिर्फ यही नहीं होगा, इसके साथ और दल भी जुड़ेंगे जो इस वक्त दबाए हुए हैं, सताए हुए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद केजरीवाल को अंदर कर लिया गया,
जी। वो 1 महीने बाद भी हो सकता था। वो जांच में थे, ऐसा कौन सा बारूद निकलना था कि भाई आप उसके बाद कर लेते, बताते कि देखो हम इतने उदार हैं कि इसके खिलाफ बड़े चार्जेस थे लेकिन चुनाव में हमने अंतर नहीं किया। आप क्यों डरे हुए बीजेपी से? मैं पूछना आप चाहता हूं। न्यायपालिका और जो एजेंसीज हैं उनमें संशय करते हैं, उनकी भूमिका पर संशय करते हैं। हम उन पर सम्मान करते हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया पार्लियामेंट के कानून से। इससे बड़ा हम समझते हैं कि धोखा क्या है देश की जमहूरियत के साथ। हम पालन क्यों नहीं करते? हमने सुप्रीम कोर्ट पे के चीफ जस्टिस पे पूरे देश का इस वक्त विश्वास है। इतनी बाजुर्द काम उन्होंने किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे नहीं असंवैधानिक के साथ साथ डिटेलें आ रही हैं। इन्होंने सोचा नहीं था, कहीं वो कहा था कि आप इस कानून के तहत आप सेफ हो, पैसे देते जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा, हमने आपकी जांच रोक दी, ठीक है, और आप पैसे दे दोगे। 5वें दिन उस आदमी की बेल हो गई। जो मैंने पढ़ा है कि जो केजरीवाल के खिलाफ गवाह बना है, जिस आदमी के ऊपर इल्जाम है कि उसने केजरीवाल को जब उसमें मदद की, उसकी जमानत हो जाती है, केजरीवाल की नहीं होगी। ये कानून है इस देश के अंदर। इसलिए हम तानाशाही के खिलाफ 55 करोड़ रुपया उस कंपनी ने पैसे दिए जिसके खिलाफ वो 355 करोड़ कहां से आए थे? जिसकी मशीनें गिनने वाली, नोट गिनने वाली मशीनें भी हाफ गई थी आपके सांसद से। देखिए वो खानदानी, मैं सुना है कि वो उसके कितने कारोबार हैं खानदानी लोग घर में कैश पार्टी को 553 करोड़। इनके भी एक एमपी के पास उससे थोड़ा ही कम मिले हैं। आप मत कहो, वो ऐसे लोग, वो गलती करते हैं। बिलारी ब्रदर्स भी हैं जी, बड़े बड़े खनन माफिया के लोग हैं बीजेपी में। आप देख रहे हैं कि वो सारे लोग जो बीजेपी में हैं। कल परसों भी एक बड़ा स्वच्छ आदमी जो है वो भाजपा में गया, बहुत बड़ा, ठीक है। इसलिए वहां पैमाना तो कोई नहीं है कि इसके एंटीसीडेंट्स देखो, इसका पिछला पास्ट देखो। किसी में बीजेपी होती थी कि जिसमें कहा जाता था कि सिद्धांत हैं, कोई असूल हैं, कोई गलत आदमी नहीं जा सकता। अब तो हर पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया बीजेपी को। आप ये बात छोड़ दे दीजिए उनको। आप जो जिसका कहीं जगह नहीं है, भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है और जांच रुकवा सकता है। अजीत पवार का 72,000 करोड़ रुपये, यहाँ तो 72 करोड़ रुपये का वाले को आप कहते थे हमने ये कर लिया, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे 30 दिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का औथ ले रहे थे जी। क्या रहा? क्यों कोई आदमी रहेगा? इसलिए राजनीति को जितना धूमिल भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त किया है जी, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जी, सिर्फ एक है कि उनको लाइसेंस है कि आप गाली निकालते जाओ गांधी परिवार, कांग्रेस को। आपको सब कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि वॉशिंग मशीन की तरह बीजेपी काम कर रही है, जो करप्ट होता है आरोप लगाते हैं, हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके साथ जब रहते हैं वो लोग ईमानदार होते हैं, जब बीजेपी में चले जाते हैं तो आपकी उनकी करप्शन और भ्रष्टाचार साफ नजर आता है। हमने कहा कि जिनको वो स्टेज पे चोर बुलाते थे, कम से कम उनको तो ज्वाइन ना करवाएं। अगर आपको रविंद्र शर्मा कांग्रेस में बुरा लगता है, भ्रष्ट लगता है, खराब लगता है, फिर मुझे हार क्यों डालना? और बहुत लोग हैं। रविंद्र जी आपकी जगह हर सियासी जमात में है, आपको बीजेपी हाथों हाथ ले लेंगे, हर एक जमात हाथों हाथ ले लेंगे। मैं एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, मेरे में ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री सारे देश के हैं। चुनाव के लिए कई बातें कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह जी भी रहे और भी रहे, वाजपेयी जी भी रहे, मर्यादा से नीचे नहीं गए। मैं ये कहूँगा जी, वाजपेयी जी भी इसी पार्टी के थे, लेकिन मर्यादाएं होती हैं। और खास जब प्रथम पद पे आप पहुंच जाओ, फिर आपको कई चीज़ें जो है मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जी। और फिर खुद प्रधानमंत्री जी जिसको भ्रष्ट कहते हैं उसको मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, जांच नहीं होती, कोई अंदर नहीं ठोकता। चलिए, कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी पार्टी में। अब अगर बेअंत सिंह के पोते की बात करें, रवनीत सिंह बिट्टू की, वो भाजपा में से उनके पीछे कोई ईडी का केस नहीं है? कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कहीं पे कोई नाराज हो गया, हमसे भी हो सकती है गलती। मैं इस बीच में घमंड नहीं करता भाई, जहाँ हो सकता है उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो, कई बार ऐसा हो जाता है। अब दादाजी की बहुत बड़ी कुर्बानी थी, इसमें तो हम नमन करते हैं, उन्होंने पंजाब को बचाया, लेकिन वो धरोहर, वो विरासत तो कांग्रेस की है। अगर पोता उनकी वजह से था, अब अपनी हिम्मत से बनेगा, पता लगेगा, ठीक है। लेकिन यह है कि हो सकता है कोई कहीं ठेस पहुंची हो, मैं थोड़ा कहता हूँ, हमसे भी हो जाता है कई बार, महत्वाकांक्षा उम्मीद ज़्यादा हो जाती है आदमी की। कई बार पोते पड़पोते ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि हमारी वजह से कांग्रेस है, तो उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। लेकिन
पार्टी में नेतृत्व को बीजेपी में तो आप बोल नहीं सकते जी। तो आज सत्ता में हैं, लेकिन उनके भी कई लोग सिटिंग एमपी आ रहे हैं, कांग्रेस में आए, कई लोगों ने टिकटें डिनाई कर दी। तो जो आप बता रहे हैं इंडिया शाइनिंग, अगर ऐसा होता तो कोई टिकट लेकर के छोड़े क्यों? निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लड़ नहीं सकती। हो सकता है, मैं नहीं कहता, वो लगता है ईमानदार होंगी, लेकिन बीजेपी के पास तो पैसे हैं, माहौल ठीक नहीं होगा, हारना नहीं चाहेंगी जी। ठीक है, तो वो भी नहीं, एक वित्त मंत्री नहीं लड़ रहा। इसी तरह से और कई सीट जिनको टिकट दी एटलीस्ट वित्त मंत्री को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए उनके पास पैसा नहीं है। नहीं, चलो ठीक है, वो मैं मान वित्त सकता हूँ, मंत्रालय लेकिन लंबे समय से, लेकिन चुनाव के लिए जितने पैसे हैं वो मैं समझता हूँ जितनी लिमिट आपने रखी है 95 लाख या 70 लाख, वो तो होगा, या कहीं से पार्टी दे सकती है। अगर वित्त मंत्री को पैसे नहीं देती तो इलेक्टोरल बॉन्ड से दे देना चाहिए थोड़ा सा, तो काफी पैसे मिले हैं। तो इसलिए मैं आप तंज करने में तंज क्या है, ये तो पता है ना देश को कि 82 अरब पता नहीं कितना है, अभी चलिए गिनती हो रही है। निर्मला सीतारमण में तो इसी तरह वो बड़े एमपी दो चार उन्होंने सीटें छोड़ दी। एक आंकड़ा बता रहा है कि 177 लोग आपके भी हैं, जिसमें एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आपने तो रायबरेली भी छोड़ दी, अमेठी तो पहले से ही आपसे जाती रही थी। देखिए 177 लोग वो होंगे जिनको मेरी तरह टिकट नहीं मिली। कई ऐसे ही शहीदों के लिस्ट में नाम लिखवाते हैं, और मुझे नहीं लगा कि जिनको टिकट नहीं मिली वो भी लड़ना चाहते थे। अब टिकट तो किसी एक को मिलती है, बाद में वो कह देते हैं, मैं भी कह दिया तो आप हमने कहा कि हम नहीं लड़ सकते, किसने क्या, तो मैंने मानता। लेकिन यह है कि ठीक है, ओपोजिशन के अगर कोई लोग इनकार करें, डिफिकल्टी होती है तो वो माना जा सकता है, लेकिन रूलिंग पार्टी के मंत्री सिटिंग भाग जाए और कई लोगों को इन्होंने टिकट दे दी और उन्होंने टिकट वापस कर दी जी, ठीक है, तो उसका क्या कहेंगे आप जी? वो तो सरकारी पार्टी है, इंडिया शाइनिंग है, इस वक्त विकसित भारत है, विश्व गुरु के गुरु हैं, भगवान राम को लेके आए हैं घर जी, ठीक है, इतने बड़े राम को लेके आएंगे, उनको लेके आएंगे, मतलब इतने बड़े शख्सियत उनकी, और फिर वो टिकटें छोड़ रहे जी, तो कौन छोड़ता है ना। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वहाँ कहीं परेशानी है, तो यहाँ ऐसा नहीं लगता, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार बदलाव होगा जी। लोग खामोशी से वोट डालेंगे, दहशत में हैं, डरे हुए हैं। यहाँ हमें बीजेपी के लोग बहुत समर्थन दे रहे हैं अंदर से, बीजेपी के लोग टेलीफोन करके हमको उन्होंने कहा कौन कैंडिडेट दो, कहाँ दो, मैं उनका धन्यवादी हूँ, वो गुप्त रहेंगे उनके नाम, लेकिन बड़े सारे लोगों ने कहा कि हम इन दोनों कैंडिडेटों से मुतमिन नहीं हैं। जी, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि उनका हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हम कभी जिंदगी में नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने हमको गाइड किया कौन कैंडिडेट। एक जगह आपने लाल सिंह को दिया, दूसरे दिन प्रहलाद सिंह को दिया, और हमें विश्वास है कि बढ़िया तरीके से लाल सिंह का कल ही आपने देख लिया, आप 4 गुना जैसे मुखर होकर के बोल रहे हैं, ईडी वाले आपको ले जाएंगे, पूछेंगे कौन कौन से बीजेपी वाले का फोन आया, तो फिर क्या करेंगे आप? चलो वो फिर आप वो वक्त होगा तो देख लेंगे, हम भुगतेंगे जो हमारा किस्मत में लिखा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तो कोई गुनाह नहीं ना, ईडी क्या, वो तो कोई मुकदमा बना, लेकिन नहीं हो सकेगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी तौर पे जो कारकुन हैं, आज बीजेपी के कारकुन ही बीजेपी के हराना चाहते हैं। हम हराएं या ना हराएं, बीजेपी के कारकुन हराएंगे जी। जो कल जो जनसमूह मैंने कठुआ में देखा, और सड़कों पे कई किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक जनता चल रही थी, मुझे भी पहुंचने में टाइम, इसलिए वो एक विपक्षी आदमी एकदम से इतनी जनता कहाँ से आ गई उसके पास, एक तरफ सारी सत्ता है, धन बल है, सब कुछ है, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस होता है, हम कॉन्फिडेंस में है। जी, जिस परिवार के लिए, जिस गांधी परिवार के लिए आप प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता नतमस्तक होकर सेवा करता रहा, उस कांग्रेस के परिवार के सदस्य, 2 सदस्य ने, सोनिया गांधी ने तो बाया बठिंडा सदस्यता हासिल की, प्रियंका को मौका दिया गया, उन्होंने ना कर दी, वायनाड से राहुल सोनिया गांधी जी की इतनी आयु, इतनी सेवा करने के बाद, कई बार एमपी रहने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, ये आप जानते हैं। तब बड़ा विवाद बना था, तब बड़ा विवाद बना, तो प्रधानमंत्री किसी को बिहाइंड द कर्टन वही प्रधानमंत्री थे, वही थे, उनको जिताया था जी। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि हम समझते थे ये होंगे, लेकिन इन्होंने मुझे मौका दे दिया। जेपी नड्डा के बारे में क्या विचार है आपका? जी, अपनी पार्लियामेंट से 4 सीटें जब वो सत्ता में थे हिमाचल में, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो है बीजेपी के जी, अपनी 4 विधानसभा सीटें वो हारे थे जब वो सत्ता में थे हिमाचल में,
और आज वो राज्यसभा गए तो वो सवाल नहीं पूछते आप। सोनिया गांधी वो बीमार भी हैं इस आयु में, तो आपका सवाल जो उचित बनता है नहीं, बीमार पर राज्यसभा में जाना कानूनोचित बात है। पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ बोथ हाउसेस, राष्ट्रपति को मिला के। इसलिए सोनिया जी की इस एज में उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। उन्होंने 19 में कह दिया था, आज ही कहा, 2019 में कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो इसलिए अगर वो राज्यसभा गई तो उनका हक था, वो ठीक फैसला था। लेकिन नड्डा साहब को तो लड़ना चाहिए था। जिस फौज का सेनापति जरनैल ही नहीं लड़ता, वो फौज कितनी जो है वो मैं समझता हूँ डिमोरलाइज होगी जी। तो अध्यक्ष को लड़ना चाहिए था। सत्ता दल के अध्यक्ष वो शायद जीत भी जाते। और आपको लगता है उनको भी डर लग रहा था? हवा लगता नहीं, हवा का रुख वहाँ कुछ हाल है। यही था। हालांकि 6 बागी विधायक देखो उन्होंने ज्वाइन कराए, सिटिंग एमएलए हमारे, उनको सबको तो मिनिस्टर नहीं बना सकते जी। अगर कोई मिनिस्टर नहीं हम बना सके तो जो बीजेपी के सिद्धांतों वाली पार्टी का ये काम है। कोशिश की, चलो अभिषेक सिंह जी एक काबिल वकील हार गए, ठीक है, लेकिन उन 6 को सामने नंगा हो गए ना कि इन्होंने किया था। तो क्या बताना चाहते हैं देश को? अगर आप सिद्धांतों की बात सिखाते हैं तो खुद सिद्धांत कहते हैं ना, गांधी जी ने पहले गुड़ छोड़ा तो फिर बच्चों को कहा, बच्चे की मदद को कहा कि हाँ, तो सुना होगा आपने जी, तो जी। पहले अपने ऊपर अप्लाई करो ना जी। भारतीय जनता पार्टी को ये असूल सिद्धांत अपने ऊपर लागू करने चाहिए कि इन्होंने अपने दल को धोखा दिया, लोगों के साथ धोखा दिया, कांग्रेस के परचम पे लड़ा, जीता, लोगों ने जिताया, उसके बाद आप भेज दो, अपनी जमीन को भेज दो। उन लोगों के साथ क्यों धोखा दिया? लोग आपको, उस पार्टी को, उस बंदे को, उस कैंडिडेट पे वोट देते हैं, इसलिए वो धोखेबाज नहीं है जी। लेकिन रविंदर जी, कहा जाता है कि जब अपना बेस आप छोड़ देते हैं तो आपके मन में भय होता है, जैसे आपने रायबरेली और अमेठी छोड़ा। सारे देश की पार्टी है, रायबरेली और अमेठी की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास बड़े हथकंडे हैं। ये जरूरी नहीं है, ये टेक्निक होती है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे आप कहें यही लड़ो। अगर ये तो आप कहेंगे दुश्मन यहाँ बैठा है तो वहीं जाकर के आप सुसाइडल अटैक करो। हमारा अपनी रणनीति है, हमने झांसा कहीं दिखाया, कहीं पे दिखाए, कहीं पे निशाना जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार गए। लेकिन 2014 के बाद से आपके निशाने स्टिक पर नहीं बैठ रहे हैं। अब बैठेगा। आप इतना आत्मविश्वास कैसे आपको कि आपके निशाने स्टिक बैठेंगे? हमको सूचनाएं हैं देश भर से, जिस तरह के हालात देख रहे हैं, लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, रिश्वतखोरी से और तानाशाही से तंग हैं। आप पार्टियां तोड़ते हैं, सरकारें तोड़ते हैं, आप चुनी सरकारों के एमएलए खरीदते हैं, उनको भगाते हैं, फिर अपनी पार्टी में लाते हैं, टिकट देते हैं, जितवाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र और प्रजातंत्र है? आपने 356 का इस्तेमाल 55 बार है, 95 टाइम्स। 356 भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही लिखा था, वो जो संविधान सभा ने बनाया था। 356 का सारी जगह दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग हुआ। अगर 55 पार किया तो मणिपुर में होना चाहिए था। यहाँ हमारी माताएं बहनें नगर घुमाई जाती हैं और प्रधानमंत्री जी 1 साल में अभी तक नहीं गए। क्यों नहीं? लेह में वांगचुक जी लेटे हैं 21 दिन अनशन पे और 12 डिग्री पे लोग बैठे हैं। आप तो दुनिया को बताते थे कि आपने लद्दाख को यूटी दे दिया। अब छोटी सी मांग उनकी पूरी करने में आपको क्या घर से जाता है? क्यों नहीं स्टेट देते? हम पूरा समर्थन करते हैं उनको, स्टेट भी दो, असेंबली भी दो, चाइना से मुकाबला कर रहे हैं जी। और आपकी जिद है 6 शेड्यूल, क्यों नहीं? आपने सब कुछ तो उनको दे दिया। सिर्फ जम्मू वालों से छीना, स्टेट सब्जेक्ट भी, जम्मू वालों से ज़मीन भी जाए, नौकरी भी जाए। 4 गुना आज खबर आई है कि ज़मीनें ज़्यादा बिक रही हैं। वो कौन ले रहे हैं? जी, ठीक है, जाइए विजयपुर में, वहाँ देखिए कौन सा कल्चर नज़र आता है। डोगरे कहीं नहीं नज़र आते। और मैं ये भी बताने पाता हूँ कि पीएमओ में डोगरी नहीं है, वो बताऊँगा 2-4 दिन में जी, कि भाई 14 भाषाएं हैं, मणिपुरी और सामी भी है, लेकिन आपकी डोगरी भाषा का इंट्रोडक्शन जितेंद्र सिंह जी वहाँ नहीं कर सके। मैं उसमें जांच कर रहा हूँ कि डोगरी का कहीं नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में डोगरी में काम नहीं होता, पीएमओ वेबसाइट में डोगरी नहीं है। 14 भाषाएं, पहले 2 होती थी, इंग्लिश और हिंदी। 2016 के बाद उसमें सारी आपकी बातों से लग रहा है कि इसलिए डोगरों का बेड़ा गर्क वापस लाएंगे। डोगरों का दवाई इन्होंने की, डोगरों की पहचान इन्होंने खत्म की। और 356 बहुत बढ़िया, 356 रहना चाहिए। कई बार सरकारें जो है गलत काम करती हैं तो वहाँ लगाना भी जायज़ है। यहाँ गलत इस्तेमाल है, वो गलत है, लेकिन इन्होंने कई जगह दुरुपयोग करने का प्रयास किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट शर्मा जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार रहेगी अगर
इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है तो 370 में जो अमेंडमेंट की हुई है उसको दोबारा से जो स्पेशल स्टेटस है जेएनके का वो मिलेगा और लद्दाख को जो है स्टेट का दर्जा मिलेगा। देखिए, जो लद्दाख के लिए अच्छी चीज़ है, जी। लेह के लिए अच्छी चीज़ है, वो जम्मू के लिए भी अच्छी चीज़ है। मैं तो ये मानता हूँ हमारे बच्चों की, हमारी आने वाली नस्लों की, हमारे डोगरा कल्चर को, जम्मू कश्मीर के कल्चर को बचाना है। उसके लिए प्रयास करेंगे, कहाँ तक होगा, क्या देना है, किस रूप में है। हमने रेजोल्यूशन पास करके ये कहा है कि अगर हिमाचल में बाकी आर्टिकल 370 हो सकता है, ज़रूरी नहीं 370 हो, 371 हो सकता है, 1 A B C D E F, बहुत लंबा चौड़ा जी। अगर इतने आर्टिकल हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए भी एक आर्टिकल हो सकता है किसी शेप में जी। उसमें क्या नुकसान है? जम्मू से पूछेंगे, आज सभा में पूछ करके पूछिए, लोग जम्मू में डरे हुए जानते हैं, मगर उन्होंने स्वागत किया था, बोलते ना कि कहते हैं हमको जो लोग कहेंगे वो करेंगे। हम जनता के हित की बात करेंगे, जनता से पूछ के करेंगे, थोपेंगे नहीं। और आपने लद्दाख के लोगों की अवहेलना कर रहे हो, वो बड़ी दुख की बात है कि आपके सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं चाइना बैठा है, और उनको खतरा है किस दिन चाइना, वो हमको तो हमारे साथी, हमारे बड़े बड़े लीडर कहते हैं हमको पता नहीं सुबह उठेंगे चाइना आया होगा जी। इसलिए सबसे पहले लद्दाख का करना चाहिए जी। और वो लोग बड़े वफादार रहे। इसलिए जो लद्दाख के लिए अच्छा होगा उसी पैटर्न में जम्मू कश्मीर में भी अच्छा ही होगा। उसको उसके ऊपर भी सत्ता में आएंगे, ज़रूर विचार करेंगे। हम लोगों की राय के और सबकी राय, हमने पहले भी ये कहा था कि अगर 370 या स्पेशल स्टेटस में कोई अमेंडमेंट करनी है तो राय बनाइए, जो अच्छी है उसको लागू करिए, उसमें हम कहाँ खिलाफ थे जी। लेकिन यह है कि आपने तो बंद करके अंदर सबको तो जो करना था कर लिया, और उसमें स्टेट भी छीन ली, अब देने के लिए तैयार नहीं, चुनाव नहीं कराना चाहते, और उसके बाद आप अपने कानून लोग रोज लगा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं। आप लोगों के नुमाइंदे बनाएंगे, वो लोगों से पूछ के बनाएंगे। कोई भी बीजेपी वाले आ जाएंगे, कम से कम उनको लोग पकड़ेंगे ना, वो जनता में चलेंगे। और अफसरशाही को तो क्या करना है, इसलिए चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में, आप धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।